हर देश की एक अदृश्य ढाल होती है, एक ऐसी ताकत जो पर्दे के पीछे रहकर खामोशी से मुल्क की हिफाजत करती है। भारत के लिए वो ढाल है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RAW, या जिसे हम रॉ के नाम से जानते हैं। आज हम इसी खुफिया संगठन के इतिहास, इसकी सबसे बड़ी जीतों और उन गुमनाम नायकों की दुनिया में झांकेंगे जिनकी कहानियां कभी सामने नहीं आईं। रॉ का मूल मंत्र, उसका मार्गदर्शक सिद्धांत एक बहुत ही गहरे संस्कृत श्लोक से आता है, धर्मो रक्षति रक्षितः। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। लेकिन यहां एजेंसी के मिशन के लिए धर्म का मतलब है राष्ट्र की रक्षा का कर्तव्य, न्याय को बनाए रखने का कर्तव्य। तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि ये वो खामोश वचन है, वो बलिदान है जो इस एजेंसी के हर एक ऑपरेशन की बुनियाद है। कहते हैं हर बड़ी संस्था की कहानी एक एक निर्णायक मोड़ से शुरू होती है। रॉ की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसका जन्म संकट की आग से हुआ था, एक ऐसी जरूरत से जिसे अब और टाला नहीं जा सकता था। देखिए, 1968 से पहले तक भारत के पास कोई ऐसी खास एजेंसी थी ही नहीं जो सिर्फ बाहरी इंटेलिजेंस पर काम करे। सारी जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के कंधों पर थी। मतलब देश के अंदर की सुरक्षा भी वही देखें और देश के बाहर की भी। अब ये तो जाहिर था कि एक ही एजेंसी पर इतना बड़ा दौरा बोझ डालना देश की सुरक्षा के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता था। और फिर 2 युद्धों ने इस कड़वी सच्चाई को सबके सामने लाकर रख दिया। पहले 1962 का चीन भारत युद्ध और फिर 1965 की भारत पाकिस्तान जंग। इन दोनों में हमारी इंटेलिजेंस की नाकामियों ने पूरे देश को झकझोर दिया। तब ये बहुत गहराई से महसूस किया गया कि भाई अब भारत को एक ऐसी एजेंसी चाहिए जिसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ बाहरी खतरों पर हो। और इसी जरूरत को समझते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला लिया। और इसी फैसले के बाद 21 सितंबर 1968 को जन्म हुआ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी। भारत के हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत, एक खास ढाल बनाने का फैसला। रॉ ने बनने के फौरन बाद ही अपनी काबिलियत साबित कर दी। तो चलिए अब एजेंसी के कुछ शुरुआती लेकिन सबसे अहम मिशनों पर नजर डालते हैं। वो मिशन जिन्होंने दक्षिण एशिया का भू राजनीतिक नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1971। एजेंसी के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना। जब पूर्वी पाकिस्तान में आज़ादी की लहर उठी तो पर्दे के पीछे से रॉ ने एक बहुत ही अहम किरदार निभाया। उन्होंने मुक्ति बाहिनी को बनाने, उन्हें क्रेन करने और हर तरह से समर्थन देने का काम किया। और इसी खुफिया और गुप्त मदद ने बांग्लादेश के जन्म की बुनियाद रखी। ये भारतीय इंटेलिजेंस के लिए एक बहुत बड़ी, एक शानदार जीत थी। ठीक 4 साल बाद 1975 में रॉ ने एक और इतिहास रचा। इस बार काम था सिक्किम का भारत में शांति से विलय कराना। रॉ ने इसके लिए जमीन तैयार की, माहौल बनाया। ये एक बेहद पेचीदा ऑपरेशन था, लेकिन इसे बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी खून खराबे के अंजाम दिया गया। ये दिखाता है कि ताकत सिर्फ बल में नहीं, बल्कि सही रणनीति और खुफिया जानकारी में होती है। बड़ी बड़ी रणनीतियों और जियोपॉलिटिक्स से हटकर देखें तो जासूसी की दुनिया असल में बहुत पर्सनल होती है। ये उन लोगों की कहानियां हैं जो गुमनामी की जिंदगी जीते हैं और अपने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। ऐसी ही एक कहानी है द ब्लैक टाइगर की। ये कहानी है रविंद्र कौशिक की, एक होनहार नौजवान थिएटर आर्टिस्ट। 1975 में रॉ की नज़र उन पर पड़ी, लेकिन रॉ ने उनमें एक एक्टर नहीं बल्कि देश की सेवा करने का जज्बा और काबिलियत दिखी। कौशिक को उस वक्त शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनका नाम इतिहास में रॉ के सबसे महान और जांबाज अंडरकवर एजेंट्स में से एक के तौर पर लिखा जाने वाला है। कौशिक का मिशन सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन यह हकीकत थी। उन्हें एक बिल्कुल नई पहचान देकर पाकिस्तान भेजा गया। वहां उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लॉ की पढ़ाई पूरी की और फिर पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गए। वो मेजर के पद तक पहुंचे और 1979 से 1983 तक सालों साल दुश्मन के गढ़ में बैठकर भारत को बेहद कीमती खुफिया जानकारी भेजते रहे। उनके इस बेमिसाल साहस और सेवा को देश के सबसे ऊंचे ओहदे से सम्मान मिला। खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके इस असाधारण काम के लिए उन्हें द ब्लैक टाइगर का खिताब दिया था। लेकिन जासूसों की कहानियों का अंत अक्सर दुखद होता है। आखिरकार कौशिक की पहचान उजागर हो गई और उन्हें पकड़ लिया गया।
पाकिस्तान की जेल से उन्होंने अपने परिवार को खत लिखे और उन्हीं खतों में से एक में उन्होंने ये दिल को झकझोर देने वाला सवाल पूछा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? ये सवाल उन अनगिनत गुमनाम नायकों के बलिदान की एक दर्दनाक याद दिलाता है, जो हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये अदृश्य ढाल, ये एजेंसी आखिर काम कैसे करती हैं? चलिए अब जरा रॉ के स्ट्रक्चर को और उन खास मकसदों को समझते हैं जो इसके हर मिशन को दिशा देते हैं। रॉ की सबसे बड़ी ताकत उसके काम करने के तरीके, उसकी बनावट में ही छिपी है। एजेंसी के जो हेड होते हैं, जिन्हें सेक्रेटरी रिसर्च कहा जाता है, वो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। अब इस डायरेक्ट लाइन का मतलब यह है कि अहम से अहम खुफिया जानकारी बिना किसी ब्यूरोक्रेटिक देरी के सीधे टॉप लेवल तक पहुंचती है। और इससे होता यह है कि फैसले तेजी से लिए जा सकते हैं, निर्णायक एक्शन लिया जा सकता है। देखिए, रॉ का काम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, इसके मकसद कहीं ज़्यादा बड़े और पेचीदा हैं। दूसरे देशों में हो रहे पॉलिटिकल और मिलिट्री डेवलपमेंट्स पर नज़र रखना, देश के हितों की रक्षा के लिए सीक्रेट ऑपरेशंस चलाना, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना, दुश्मनों तक मिलिट्री हार्डवेयर की सप्लाई को रोकना और सबसे ज़रूरी, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को महफूज रखना। मतलब इसका काम बहुत फैला हुआ है और देश के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आखिर में रॉ की कहानी क्या है? ये कहानी है लगातार चौकन्ना रहने की, एक कभी न खत्म होने वाली निगरानी की। ये एक ऐसी एजेंसी है जो कभी नहीं सोती है। क्यों? क्योंकि जिन खतरों से ये हमें बचाती है, वो खतरे भी कभी नहीं सोते। आज की दुनिया, इसकी जियोपॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है और खतरे हर रोज नया रूप ले रहे हैं। ऐसे बदलते माहौल में रॉ का काम पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। ये आज भी देश की वही अदृश्य ढाल है, वही गुमनाम संरक्षक जो खामोशी से उन खतरों को नाकाम करती रहती है जिनकी हमें शायद कभी भनक भी नहीं लगती। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि इस दुनिया में जहां खतरे साफ साफ दिखाई देते हैं, उस ढाल की क्या कीमत है जिसका काम ही अदृश्य रहना है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सेवा, बलिदान और उस खामोश सुरक्षा के असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वो सुरक्षा जो एक देश को महफूज रखती है।